नमस्कार, आदाब। मैं आप सभी का होस्ट एंड दोस्त कुमार अमित आप सभी के साथ एक बार फिर से रूबरू हूं आप सभी के लिए एक और अमेजिंग सेशन लेके। जैसा कि आप सभी को पता है, हम लोगों ने आपका बीबीए, बीकॉम और बीकॉम ऑनर्स में एक कंबाइंड सब्जेक्ट होता है जिसको कहते हैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग। फाइनेंशियल अकाउंटिंग हम लोगों ने पिछले कुछ दिनों में शुरू किया और वहां पे हम लोगों ने चैप्टर 1 के 2 वीडियोस अपलोड किए थे, जहां पे इस लास्ट टाइम हम लोगों ने डिस्कशन किया था बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स को। और वहां पे हम लोगों ने जहां पे छोड़ा था वो डेफिनेशन थी एसेट्स से रिलेटेड। मतलब हम लोगों ने देखा एसेट्स का क्या मीनिंग होता है, उसके बाद एसेट्स की क्लासिफिकेशन टेंजिबल इंटेंजिबल एसेट्स के केस में, और हमने देखा जो आपका करंट और नॉन करंट एसेट्स के केस में उसकी क्लासिफिकेशन हमने देखी थी। उनके तमाम जितने भी एग्जांपल्स थे उन सबको अंडरस्टैंड किया था। बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स को आगे बढ़ाते हुए हम आज सीखेंगे जो भी आपकी अकाउंटिंग टर्म्स बची हुई है, लायबिलिटी से रिलेटेड हो, स्टॉक से रिलेटेड हो, इनकम से रिलेटेड हो, गेन से रिलेटेड हो, प्रॉफिट से रिलेटेड हो, स्टॉक से रिलेटेड हो, जीएसटी से रिलेटेड हो, मतलब अकाउंटिंग टर्म्स को आज हम कंप्लीट करने वाले हैं। तो अगर आप भी बीबीए, बीकॉम या बीकॉम ऑनर्स के स्टूडेंट हैं तो बने रहे लास्ट तक। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो मेक श्योर करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसा ही अमेजिंग कंटेंट मैं इस चैनल पे लेके आता रहता हूं। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम चलिए शुरू करते हैं। देखो, जैसा कि मैंने बताया, हमने लास्ट टाइम डिस्कशन किया था एसेट्स, और एसेट्स को हम लोगों ने कुछ इस तरीके से डिफाइन किया था। एसेट्स वो रिसोर्सेज हैं जो बेसिकली फ्यूचर में इकोनॉमिकली बेनिफिट करते हैं किसी भी बिजनेस को या इंडिविजुअल को, उसको क्या कहते हैं, आपको एसेट्स कहते हैं। लेकिन असल में अगली जो डेफिनेशन हमारी निकल के आती है माय डियर फ्रेंड्स, वो लायबिलिटी से रिलेटेड होती है। अब एसेट्स और लायबिलिटी अकाउंटिंग की टर्म्स में या फिर बिजनेस वर्ल्ड में ऐसे दो शब्द है जो बहुत कॉमन है और करीब करीब स्टूडेंट को उनके बारे में पता होना चाहिए। अब ये जो शब्द है ना लायबिलिटी, अब इसको ध्यान से समझो, असल में बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है लायबिलिटी। लायबिलिटी का मतलब एक ऐसी अमाउंट ऑफ मनी जो बिजनेस ओज करता है, यानी कि बिजनेस के बकाया है, उसको क्या बोलते हैं आप लोग, लायबिलिटी। या किसी को हमें पैसा देना है तो उसको क्या बोलोगे आप लोग, जनरल लैंग्वेज में लायबिलिटी बोलोगे। यानी कि आप लोग क्या कह सकते हो, आप लोग कह सकते हो द अमाउंट ऑफ मनी दैट द बिजनेस ओज, यानी कि बिजनेस के जो उधार है, बकाया है, उसको क्या बोलते हो, अदर पार्टीज को देना है जो, उसको बोलते हैं हम लोग लायबिलिटी। दैट्स इट, बिल्कुल सिंपल सी डेफिनेशन है। या एक और डेफिनेशन आप लोग कुछ इस तरीके से कह सकते हो, इट इज प्रेजेंट ऑब्लिगेशन टू बी सेटल्ड थ्रू आउटफ्लो ऑफ इकोनॉमिक रिसोर्सेज। मतलब यहाँ पे एक शब्द बहुत जरूरी है, ध्यान से समझ लीजिए। हम लोगों ने क्या बोला है, आउटफ्लो ऑफ इकोनॉमिक। अब ध्यान से समझना है, आउटफ्लो ऑफ इकोनॉमिक रिसोर्सेज। मतलब यहाँ पे क्या होता है, असल में आउटफ्लो ऑफ इकोनॉमिक रिसोर्सेज होता है जहां पे जो भी प्रेजेंट ऑब्लिगेशन है, एक शब्द और आप लोगों ने देखा है यहाँ पे, जो भी आपके प्रेजेंट ऑब्लिगेशन है उन सभी को सेटल करने के लिए अगर आप लोग आउटफ्लो करते हो किसी भी इकोनॉमिक रिसोर्सेज का, तो उसको क्या बोला जाता है, उसको बोला जाता है लायबिलिटी। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, इसलिए आप लोग सिंपल लैंग्वेज में जो शुरू में मैंने आपको बताया, लायबिलिटी मींस द अमाउंट ऑफ मनी, जहां पे लिखा हुआ ना द अमाउंट ऑफ मनी दैट बिजनेस ओज टू द अदर पार्टी, जो दूसरी पार्टीज को देना है किसी भी बिजनेस को, उसको क्या बोलते हैं, लायबिलिटी। यहाँ पे भी लायबिलिटी को आप लोग क्लासिफाई करते हो, एक तो हम लोग कहते हैं इसको करंट लायबिलिटी, ध्यान से समझ लो, और एक होता है आपका नॉन करंट लायबिलिटी। अब आपको समझना ये है करंट लायबिलिटी का क्या मतलब होता है और नॉन करंट लायबिलिटी का क्या मतलब होता है। सेम केस है आपका एसेट्स और लायबिलिटी का। अगर मैं बात करूं करंट का, मतलब जिस लायबिलिटी को आपको पे करना है विद इन द 1 ईयर, 12 मंथ्स में अगर आप पे कर देते हो जिस लायबिलिटी को, जिसको 12 मंथ में सेटल किया जा सकता है जिस लायबिलिटी को, माय डियर फ्रेंड्स, उसको क्या कहते हो आप लोग, करंट लायबिलिटी। लेकिन नॉन करंट लायबिलिटी वो लायबिलिटीज होती हैं जिनको 12 महीने में सेटलमेंट नहीं किया जाता। लॉन्ग टर्म आप लोगों ने कोई लोन लिया हुआ है, उसको 12 महीने में कैसे सेटल करोगे। तो लायबिलिटी के भी 2 कैटेगरीज हो जाती हैं, लायबिलिटी, करंट लायबिलिटी और नॉन करंट लायबिलिटी। द लायबिलिटी दैट विल बी पे विद इन द 12 मंथ्स इज कॉल्ड करंट लायबिलिटी, और जिसको 12 महीने से ज्यादा में पे किया जाता है उसको क्या बोलते हैं आप लोग, नॉन करंट लायबिलिटी। बहुत आसान सी डेफिनेशन है, उम्मीद करता हूं करीब करीब आपको समझ में आ गया होगा। चलिए आगे चलते हैं। आगे ये मैंने बताया करंट लायबिलिटी, ये आप इसमें से कोई भी डेफिनेशन को सेटिस्फाई कर सकते हैं। सिंपल लैंग्वेज में मैंने आपको बता दिया है कि जिनको आप लोगों को 12 मंथ के अंदर अगर पे करना है तो करंट हो जाएगा, और 12 महीने के बाद अगर पे करते हैं तो क्या हो जाएगा, नॉन करंट। नॉन करंट में सारे आ गए, जैसे आपका पब्लिक डिपॉजिट्स आ गया, आपका लॉन्ग टर्म बैंक लोन आ गया, इंटर कॉर्पोरेट
कॉर्पोरेट लोन आ गया, लॉन्ग टर्म लोन फ्रॉम द डायरेक्टर आ गया, या फिर डिबेंचर्स आ गए। ये तमाम जो एग्जांपल है ना, ये वो चीजें हैं, ये वो लायबिलिटीज है जिनको हम 12 महीने के अंदर पे नहीं करते हैं, जिनको पे करने के लिए हमें लंबा समय लगता है, लॉन्ग टर्म में पे की जाती हैं। दैट्स व्हाई इनको क्या बोलते हो माय डियर फ्रेंड्स, लॉन्ग टर्म लायबिलिटी, सॉरी नॉन करंट लायबिलिटी। तो ये लायबिलिटी का केस था। एसेट्स और लायबिलिटी बहुत कॉमन टर्मिनोलॉजी है जिनको आपको जरूर और करीब करीब समझना पड़ेगा। अगर आप लोग अकाउंटिंग को एज ए फ्यूचर देखते हो, आप लोग अकाउंटेंसी में, बिजनेस वर्ल्ड में घुसना चाहते हो और अपना कैरियर बनाना चाहते हो। चलिए, एक और लायबिलिटी है जो असल में होता उसका अलग मतलब है। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है आपका इंटरनल लायबिलिटी, लेकिन अब इसको लायबिलिटी कैसे समझोगे? इंटरनल लायबिलिटी का मतलब ये लायबिलिटी है बिजनेस के लिए, और ये पे किसको करना है? ओनर को। मतलब ये बिजनेस किसको देगा? ओनर को देगा। जैसे मैंने कोई भी कैपिटल इन्वेस्ट किया है तो बिजनेस के लिए लायबिलिटी हो गया, तो इसको क्या बोलोगे आप लोग? इंटरनल लायबिलिटी। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ओनर्स की जो इक्विटी होती है उसको क्या बोलते हो? उसको बोलते हैं आप लोग इंटरनल लायबिलिटी। जैसे अगर मैं ओनर हूं और मैंने एक बिजनेस स्टार्ट किया है, तो बिजनेस जो स्टार्ट करने के लिए मैंने पैसा इन्वेस्ट किया है, जो रिसोर्सेज इन्वेस्ट किए हैं, वो बिजनेस को देने पड़ेंगे, कमा के देने पड़ेंगे। तो इस टर्म में आप लोग समझ सकते हो उसको क्या कहते हो आप लोग? इंटरनल लायबिलिटी। जैसे ऑल अमाउंट विच प्रोप्राइटर आर एंटाइटल्ड, सच एज आप लोग क्या क्या कह सकते हो? कैपिटल हो गया, इंटरनल लायबिलिटी है। जर्नल रिजर्व हो गया, इंटरनल लायबिलिटी। डिबेंचर्स हो गया, वो आपका इंटरनल लायबिलिटी। अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट हो गया, ये भी क्या है माय डियर फ्रेंड्स? आपका इंटरनल लायबिलिटी है। तो कंफ्यूज नहीं होना है, कभी लायबिलिटी देख के और थोड़ा कंफ्यूज हो जाओ और यहाँ पे एक तरीके से डेफिनेशन गलत कर दो। डेफिनेशन गलत नहीं करनी है, आपको समझना है। मैं तमाम जितनी भी टर्मिनोलॉजी है इत्मीनान से जितना सिंपल हो सकता है उतना करा रहा हूं, बिल्कुल देसी तरीके से। तो मेंटेन कीजिए, आप सारी डेफिनेशंस को मेंटेन कीजिए, क्योंकि पहला चैप्टर आपका अकाउंटिंग टर्म से ही है, अकाउंटिंग थ्योरी ही है। इसको बनाओगे तो आगे जाके अगली 3 यूनिट कर पाओगे, वरना आपको सप्ली भी आ सकती है आपके इस एग्जामिनेशन में। तो मेक श्योर करके इसको प्रॉपर तरीके से बनाना। चलिए, वर्किंग कैपिटल का मतलब क्या है? एक कैपिटल धंधे को स्टार्ट करने के लिए लगाया, एक पैसा, एक रिसोर्स, एसेट्स, गुड्स, लायबिलिटी, सॉरी एसेट्स, गुड्स और मनी, आप लोग व्हाटएवर यू कैन से कैश कह सकते हो, ठीक है। एक स्टार्ट करने के लिए लगाया, लेकिन उस धंधे को कंटीन्यूअस बेसिस पे चलाने के लिए भी तो पैसा चाहिए। जैसे मेरे को स्टॉक खरीदना है तो वहां पे भी मेरे को पैसे की जरूरत पड़ेगी। यहां पे ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात हो जाती है कि किसी भी धंधे को, रेवेन्यू को एक तरीके से कंटिन्यू रखने के लिए, रेवेन्यू को कंटिन्यू रखने के लिए हमें एक अमाउंट ऑफ मनी या फिर अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज की जरूरत होती है। उसको क्या बोलते हैं आप लोग? उसको बोलते हैं वर्किंग कैपिटल। एक ऐसी कैपिटल, एक ऐसे रिसोर्सेज जिनका इस्तेमाल माय डियर फ्रेंड्स हम लोग रेवेन्यू को रेगुलर बेसिस पे कलेक्ट करने के लिए करते हैं या रेवेन्यू को बनाने के लिए करते हैं, ठीक है। तो फ्लो ऑफ रेवेन्यू को मेंटेन करने के लिए जो भी आप लोग कैश हो गया, एसेट्स कह दीजिए, तो उसको क्या बोलते हैं आप लोग? वर्किंग कैपिटल बोलते हो। जैसे मान लीजिए एग्जांपल ले लीजिए, कैश रिक्वायर्ड टू पे द एक्सपेंस और द क्रेडिटर्स। आपको उधारिये को पैसा देना है या आप लोगों को एक्सपेंस चुकाने हैं, तो आपको कैश की जरूरत पड़ेगी। तो दिस कैश इज नोन एज वर्किंग कैपिटल। कैपिटल तो है, लेकिन किस कैटेगरी में चला जाएगा? ये चला जाएगा वर्किंग कैपिटल में, क्योंकि हम रेवेन्यू के फ्लो को मेंटेन करने के लिए हम इस एसेट्स का, इस कैश का यूज कर रहे हैं। जैसे आप लोग सेकंड एग्जांपल ले सकते हो, इन्वेंटरी इज रिक्वायर्ड टू स्मूथन प्रोडक्शन एंड सेल्स। मतलब कुछ ऐसी इन्वेंटरीज जिनका इस्तेमाल हम लोग प्रोडक्शन को स्मूथ बनाने के लिए करते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं आप लोग? उसको भी क्या बोलोगे आप लोग? वर्किंग कैपिटल। ऐसे आप लोग अकाउंट, जो आपके अकाउंट्स रिसीवेबल हैं वो सारे क्या है? बेसिकली वर्किंग कैपिटल है। कैश एट बैंक, ये भी वर्किंग कैपिटल है। और आपका प्रीपेड एक्सपेंसेस है, ये सब क्या है? वर्किंग कैपिटल के अंदर आते हैं। तो मेक श्योर करके वर्किंग कैपिटल की डेफिनेशन अपने दिमाग में डाल लीजिए माय डियर फ्रेंड्स, जरूर यहां से क्वेश्चन आ सकता है। आगे चलते हैं, आगे आप लोग देख लीजिए आपका ग्रॉस वर्किंग कैपिटल का क्या फॉर्मूला होता है। देखो, ग्रॉस वर्किंग कैपिटल का सिंपल सा फॉर्मूला है। ग्रॉस वर्किंग कैपिटल का मतलब होता है टोटल करंट एसेट, और इसका क्या फॉर्मूला होता है? लॉन्ग टर्म इंटरनल लायबिलिटी, लॉन्ग टर्म डेबिट्स, और आप लोग क्या कहोगे? सॉरी, लॉन्ग टर्म डेट्स, ठीक है, एंड द करंट लायबिलिटी। सबको ऐड करके नॉन करंट एसेट्स को माइनस कर देंगे तो आपका क्या बच जाएगा? ग्रॉस, जो आपका बेसिकली वर्किंग कैपिटल बच जाएगा। नेट वर्किंग कैपिटल आप लोग देख लीजिए, यहाँ पे ये किसकी डेफिनेशन है? नेट वर्किंग कैपिटल की। अगर मैं सिंपल लैंग्वेज में करवाना चाहूं, करंट एसेट्स में से अगर करंट लायबिलिटी को माइनस कर दे तो वो क्या बन जाएगा? वो नेट आपका वर्किंग कैपिटल बन जाएगा। क्या बताया मैंने? अगर आप लोगों ने जो आपका करंट एसेट है, टोटल करंट एसेट्स में से टोटल करंट लायबिलिटी को माइनस कर दिया तो नेट वर्किंग कैपिटल बन जाता है। दैट्स
दैट्स इट। इसके अलावा आपको और कुछ ज्यादा लिखने की जरूरत है नहीं, क्योंकि ये बिल्कुल बेसिक सी डेफिनेशन है जो आपके एग्जामिनेशन में आती है। अब ये वाली डेफिनेशन में बच्चे जरूर कंफ्यूज होते हैं कि असल में रिसिप्ट्स का क्या मतलब होता है। अब आपको पता होना चाहिए रिसिप्ट्स का मतलब क्या है। रिसिप्ट्स का मतलब ध्यान से समझ लीजिए, जो भी बिजनेस के अंदर ग्रोस इनफ्लो हो रहा है कैश का या कैश इक्विवेलेंट का, तो उसको क्या बोलोगे आप लोग, रिसिप्ट बोलोगे। यानी कि जैसे मैंने कोई गुड्स को सेल किया और इनफ्लो ऑफ कैश हुआ या कैश के इक्विवेलेंट कुछ आया, तो उसको क्या बोलोगे आप लोग, रिसिप्ट बोलोगे। सच दैट आप लोग यहाँ पे देख लीजिए, इट इज द ग्रोस इनफ्लो, ध्यान से समझ लीजिए ये क्या है, ग्रोस इनफ्लो ऑफ कैश, और ये क्या कह सकते हो, कैश इक्विवेलेंट। मैंने दोनों चीजें आपको बता दी है। आप लोगों के यहाँ पे इनफ्लो किसका हो सकता है, कैश का भी हो सकता है, या फिर आप लोग क्या कह सकते हो, कैश इक्विवेलेंट। अगर कैश के समान कोई चीज है जिसका इनफ्लो हो रहा है टू द एंटिटी के अंदर, तो उसको क्या बोलोगे, उसको बोलोगे आप लोग क्या, रिसिप्ट्स। बहुत जरूरी डेफिनेशन है, ठीक है। इट कैन बी फर्दर क्लासिफाइड इनटू द टू कैटेगरीज, रेवेन्यू रिसिप्ट्स और दूसरा क्या होता है आपका, कैपिटल रिसिप्ट। अब रिसिप्ट की डेफिनेशन समझ में आई आपको। रिसिप्ट का क्या मतलब है, कुछ भी जो भी आपका कैश और कैश के इक्विवेलेंट इनफ्लो होता है आपके बिजनेस में, तो बच्चों उसको क्या बोला जाता है, उसको बोला जाता है रिसिप्ट। इसको दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। पहला क्या है आपका रेवेन्यू रिसिप्ट और दूसरा क्या है आपका कैपिटल रिसिप्ट। रेवेन्यू रिसिप्ट का मतलब वो कैश का इनफ्लो या कैश के इक्विवेलेंट, यानी कि वो पैसा जो रिकरिंग नेचर में आता है। जैसे मेरा धंधा है किसी गुड्स को बेचने का, जब मैं किताबें बेचता हूं, तो किताबें बेचने से जो रेवेन्यू आएगा ना, उसको हम लोग बोलेंगे रेवेन्यू रिसिप्ट, ठीक है। और जैसे मैंने कोई इन्वेस्टमेंट किया होता है, इन्वेस्टमेंट का रिटर्न आया, तो उसको क्या बोलोगे, उसको बोलोगे कैपिटल रिसिप्ट। हालांकि आया कैश इनफ्लो हुआ है, ये कंफर्म बात है, कैश आया है। कैश आया है कैसे आया है, रिकरिंग नेचर से आया है या नॉन रिकरिंग नेचर से आया है। अगर नॉन रिकरिंग नेचर से आया है उसको कैपिटल रिसिप्ट बोलेंगे, और रिकरिंग नेचर से आया है माय डियर फ्रेंड्स, तो उसको क्या बोलेंगे, रेवेन्यू रिसिप्ट। आई होप कि ये डेफिनेशन बहुत जरूरी है आपके एग्जामिनेशन के लिए, आने वाली थ्योरी के लिए। तो आप इसको प्रॉपर तरीके से बना लीजिए माय डियर फ्रेंड्स। मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं करीब करीब, और आपको समझ में भी आ गया होगा। अगर समझ में आ गया तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए यस। अगर कोई भी डाउट रहता है तो वो भी कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। बाकी चलिए आगे चलते। देखो आगे है आपका एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस का मतलब क्या है, कोई भी बिजनेस है, वो बिजनेस चल रहा है, उस चल रहे बिजनेस के लिए बहुत सारे खर्चे होते हैं। बहुत सारे ऐसे खर्चे होते हैं जिनके बिना वो धंधा नहीं चल सकता है। मान लीजिए आप लोगों को कोई जैसे मैं बात करूं, आपको रेंट पे करना है, रेंट के बिना बिजनेस कैसे चलेगा, खुद की प्रॉपर्टी तो जनरली होती नहीं है, तो जो धंधा जहां जिस लैंड के ऊपर है उसको रेंट को पे करना पड़ेगा। तो ये जो अमाउंट है ना, ये किस कैटेगरी में जाता है, एक्सपेंस में। आप लोग ध्यान से समझ लीजिए, रेफर्ड एक्सपेंस एक ऐसा कॉस्ट इनकर्ड होता है बाय ए बिजनेस फॉर अर्निंग द रेवेन्यू। यानी कि अगर कोई भी बिजनेस आप लोग देखते हो, ध्यान से समझ लीजिए, आपके पास कोई भी बिजनेस है, ठीक है, वो बिजनेस कोई भी ऐसा कॉस्ट लेके चलता है, ठीक है, एक ऐसा पैसा जो किसके लिए इस्तेमाल होता है, वो बेसिकली रेवेन्यू के लिए अगर इस्तेमाल होता है, ठीक है। अगर रेवेन्यू के लिए इस्तेमाल होता है ना, तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, बेसिकली उसको बोलते हैं एक्सपेंस। यानी कि कोई भी बिजनेस जब रेवेन्यू को क्रिएट करने के लिए जो भी एक्सपेंस, जो भी खर्चा करता है ना, जो भी कॉस्ट लगाता है, जो भी कॉस्ट इनकर्ड होता है, तो उसको क्या बोला जाता है, एक्सपेंस। रेंट हो गया, वेजेस हो गया, सैलरीज हो गया, इंटरेस्ट हो गया, डेप्रिसिएशन हो गया और कैरेजेस हो गया। ये तमाम एग्जांपल माय डियर फ्रेंड्स किसके हैं, ये तमाम एग्जांपल एक्सपेंस के हैं। अब आपको समझना ये है कि एक्सपेंस के सिमिलर ही एक टर्म आगे जाके हम लोग अंडरस्टैंड करेंगे, तो आपको ये बराबर तरीके से बना के चलना है कि एग्जैक्टली व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एक्सपेंस। बहुत बेहतरीन तरीके से आपको समझ में आना चाहिए। चलिए आगे चलते हैं। आगे वाली डेफिनेशन बहुत जरूरी हो जाती है, एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर का क्या मतलब होता है, ध्यान से समझना। एक्सपेंस का मतलब क्या है, एक्सपेंस का मतलब है रेवेन्यू जनरेट करने के लिए, जैसे रेंट, सैलरी वगैरह, ये सब क्या है, एक्सपेंस है। अब यहाँ पे एक्सपेंडिचर का मतलब क्या है, अमाउंट ऑफ आउटफ्लो ऑफ मॉनेटरी रिसोर्सेज और द मनी और द इनअकरिंग लायबिलिटी फॉर द एक्वायरिंग एनी एसेट्स, गुड्स और सर्विसेज। आप किसी गुड्स में डील कर सकते हो, एसेट्स में डील कर सकते हो या सर्विसेज में। यानी कि कोई भी एसेट अगर आप लोगों को खरीदना है, कोई भी गुड्स खरीदना है या कोई भी सर्विसेज खरीदनी है, तो उन सब के लिए जो भी मॉनेटरी टर्म में कैश का आउटफ्लो होता है या मॉनेटरी टर्म में जो भी आउटफ्लो होता है, जो भी पैसा बाहर जाता है, जो भी पैसे के इक्विवेलेंट चीजें बाहर जाती हैं, वो क्या कहलाता है, एक्सपेंडिचर। एक्सपेंस के केस में हम लोगों ने क्या पढ़ा था, एक्सपेंस के केस में रेवेन्यू को जनरेट करने के लिए जो कॉस्ट हम लगाते हैं, जो कॉस्ट इनकर्ड होती है, उसको क्या बोला था, एक्सपेंस बोला था। एक्सपेंडिचर का क्या मतलब है, एक्सपेंडिचर का मतलब है मॉनेटरी टर्म में जो भी अमाउंट आउटफ्लो होता
है, किसको एक्वायर करने के लिए, एसेट्स को एक्वायर करने के लिए, दूसरा गुड्स को एक्वायर करने के लिए, तीसरा आपके सर्विसेज को एक्वायर करने के लिए, तो उसको क्या बोलते हो, एक्सपेंडिचर। एंड यहाँ पे जो एक्सपेंडिचर है बच्चों, उसको 3 कैटेगरी में क्लासिफाई करते हैं। पहला रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर और डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। अब ये जो आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है ना, एक ऐसा एक्सपेंडिचर जिसका टाइम पीरियड 12 महीने का होता है। जैसे इलेक्ट्रिसिटी बिल है वो 12 महीने में आता है, ठीक है। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं इलेक्ट्रिसिटी बिल, इंश्योरेंस हो गया, रेंट हो गया, कैरेजेस हो गया, इंटरेस्ट हो गया, सैलरी हो गया, ये किस कैटेगरी में आएंगे, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में। इफ द बेनिफिट ऑफ एक्सपेंडिचर इन अक्यूर्ड इज यूटिलाइज्ड विद इन द अकाउंटिंग पीरियड, मतलब अकाउंटिंग पीरियड के अंदर अगर इसके बेनिफिट को क्या किया जाए, यूटिलाइज कर लिया जाए, तो उसको क्या बोलोगे आप लोग, उसको रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बोलोगे। लेकिन कैपिटल एक्सपेंडिचर का मतलब क्या है कि जहां पे एक्सपेंडिचर इज रिसीव्ड और लास्ट फॉर मोर देन द 1 अकाउंटिंग पीरियड, अगर एक अकाउंटिंग पीरियड से ज्यादा लास्ट करता है ना, तो उसको क्या बोलोगे, उसको बोलेंगे हम लोग कैपिटल एक्सपेंडिचर। कंस्ट्रक्शन ऑफ ए बिल्डिंग, परचेज ऑफ ए मशीनरी, फर्नीचर एटसेट्रा, ये सब किसके एग्जांपल है माय डियर फ्रेंड्स, दीज आर द एग्जांपल ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर। बहुत आसान सी डेफिनेशन है। अगला है डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ध्यान से पढ़िए। देयर आर एक्सपेंडिचर व्हिच आर रेवेन्यू इन नेचर, यानी कि जो रेवेन्यू होते हैं नेचर में, बट देयर बेनिफिट इज यूटिलाइज्ड ओवर नंबर ऑफ ईयर, लेकिन उसका बेनिफिट आपको नंबर ऑफ ईयर्स के बाद मिलता है। एग्जांपल देख लीजिए, ह्यूज एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर। अब ये एक्सपेंडिचर क्या है, 12 महीने की कैटेगरी में अकाउंटिंग पीरियड में आता है, लेकिन इसका बेनिफिट हमें लंबे टाइम के बाद मिलता है। तो जहां पे दोनों का कॉम्बिनेशन आप लोग एक तरीके से समझ सकते हैं, उसको क्या कहते हो, डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो वन ऑफ द इंपॉर्टेंट ये आर्टिकल हो जाता है एक्सपेंस और एक्सपेंडिचर के बीच में। माय डियर फ्रेंड्स, आपको बहुत जरूरी तरीके से फर्क समझ में आना चाहिए। अगर ये फर्क समझ में आ गया तो समझो आगे आने वाले क्वेश्चंस को आप लोग इजीली टैकल कर पाओगे। जितने भी इलस्ट्रेशंस, न्यूमेरिकल्स और क्वेश्चंस हम लोग बनाएंगे, वहां पे आपको समझने में आसानी होगी। अब आगे चलते हैं, करीब करीब खत्म करने को हूं इस चैप्टर को, ये यूनिट आपकी कंप्लीट हो जाएगी। चलिए आगे चलते हैं। आगे है आपका प्रॉफिट। अब प्रॉफिट का मतलब क्या होता है, देखिए 2 चीजें हो गई, एक आपका रेवेन्यू हो गया, एक हो गया आपका एक्सपेंस। अगर आपका रेवेन्यू ज्यादा है एज कंपेयर टू एक्सपेंस, तो उसको क्या बोलोगे, प्रॉफिट बोलोगे। ये वाला फॉर्मूला आप लोग कह सकते हो। अगर आपके बिजनेस में अगर आपका जो रेवेन्यू है वो ज्यादा है किससे, आपके एक्सपेंस से, तो आप उसको क्या बोलोगे, उसको बोलोगे आप लोग प्रॉफिट। और यहीं पे लॉस की डेफिनेशन भी आएगी। यहां पे आपका जो रेवेन्यू है वो कम होता है एज कंपेयर टू आपके एक्सपेंस, यानी कि एक्सपेंस ज्यादा होता है, तो क्या बन जाएगा, यहां पे बन जाएगा लॉस। क्लियर। तो आपको पता होना चाहिए आपका प्रॉफिट क्या होता है और लॉस क्या होता है, ठीक है। अब प्रॉफिट की तरह ही एक अमाउंट होता है गेन। गेन का मतलब आपकी नेटवर्थ में इंक्रीमेंट आना, या फिर आप लोग कह सकते हैं नॉन रिकरिंग नेचर से जो आपको प्रॉफिट होता है ना, उसको क्या बोलते हैं आप लोग, गेन। इट इज द प्रॉफिट ऑफ नॉन रिकरिंग नेचर, दैट्स इट। एक ऐसा प्रॉफिट जो नॉन रिकरिंग नेचर से आता है, उसको क्या बोलते हैं आप लोग, क्या बोलते हैं, बेसिकली उसको गेन बोलते हो। आगे आपका आता है गुड्स। गुड्स का मतलब क्या होता है, कोई भी ऐसा टेंजिबल आइटम्स या फिर ऐसी सर्विसेज जिसको सेल करके कोई भी बिजनेस पैसा कमाता है, ठीक है, जिसमें डील करता है कोई भी बिजनेस, जिस भी गुड्स और सर्विस में डील करती है, गुड्स की बात हो रही है ना, तो कोई भी ऐसा टेंजिबल आइटम जिसमें कोई भी बिजनेस बेसिकली डील करता है, उसको क्या बोलते हैं आप लोग, गुड्स बोलते हैं। जैसे एप्पल है, एप्पल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज में डील करता है, तो इसके गुड्स क्या हो गए, इसके एप्पल के जितने भी डिवाइसेज है वो गुड्स हो गए, ठीक है।